बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे अल्लाह के फजल और करम से खैर आफियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 में यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस की और कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आज we will be looking at the other variation of Clean's theorem part 3. Let me share the document with you people. ओके जी, ये हमारे सामने डॉक्यूमेंट ओपन है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द कंकैटिनेशन ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटास, या हम कह सकते हैं कंकैटिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है डायग्राम की शक्ल में, जैसे ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है या ये एक और फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है। तो हमारे पास बेसिकली क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 में रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, एज वी कैन सी ओवर हियर। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंकैटिनेट कर रहे हैं। ये जो हमारे पास पर्टिकुलर एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल में हम R1, ये जो R1 है जो कि लैंग्वेज L1 को रिप्रेजेंट कर रही है और जिसके लिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है वी आर कॉलिंग इट FA1, हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को या इस लैंग्वेज को कंकैटिनेट कर रहे हैं इस लैंग्वेज के साथ। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है R2, जिसको हमने जो L2 लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है और इसका फाइनाइट ऑटोमेटा FA2 ये बना हुआ है। So what we are doing concatenation of R1 and R2 written as R1 dot R2। यहाँ डॉट नहीं लगा हुआ, लेकिन डॉट नहीं है इसका यही मतलब है कि ये कंकैटिनेट हो रहे हैं। R1 dot R2 हो या R1 concatenated with R2 without a dot, it means one and the same thing. ओके जी, मैं सबसे पहले एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो कंकैटिनेशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। जैसे हमने जब यूनियन किया था तो R1 प्लस R2 किया था और फिर हमने कहा था कि आप R2 प्लस R1 करो तो रिजल्ट सेम आएगा। कंकैटिनेशन में ऐसा नहीं है। R1 concatenated with R2 is not equal to R2 concatenated with R1। लिहाजा ये बात तो हमें याद रखनी है कि कंकैटिनेशन का जो प्रिंसिपल है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके जी, पहले हम देख लें कि हमारे पास ये जो दो लैंग्वेजेस हैं L1 और L2, ये किस टाइप की लैंग्वेजेस हैं। L1 की जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इससे हमें पता चल रहा है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखी हुई है प्रीवियस एग्जांपल्स में, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स आती हैं जिनका आखिरी कैरेक्टर B है। और जो हमारी लैंग्वेज L2 है रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन R2, ये हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स आती हैं उन स्ट्रिंग्स में कम से कम एक दफा डबल ए जरूर आ रहा है। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है इसका फाइनाइट ऑटोमेटा ये बना हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं जिनके एंड पर कैरेक्टर B आता है। और यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ इस फाइनाइट ऑटोमेटा में कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हैं जो कि इस वाले A को और इस वाले A को ट्रेवर्स करके फाइनल स्टेट पर आ रही हैं। यानी कि जब भी फाइनल स्टेट पे आप आ रहे हो, आप ये वाला A फॉलोड बाय ये वाला A, यानी कि डबल A कम से कम जरूर रीड कर रहे हो टू रीच द फाइनल स्टेट। So this DFA is representing this language
and this finite automata is representing this language. Okay जी, now let's discuss कि concatenation कैसे हो सकती है या होती है. Let me move, इस example को हम follow करेंगे. ये आप देख सकते हैं कि वही finite automata बना हुआ है. R1 के लिए जो language बनी हुई थी उसका finite automata है और ये R2 के लिए जो finite automata है ये वो बना हुआ है. Okay. क्योंकि मैं R1 represented by DFA1 या finite automata 1 को concatenate कर रहा हूँ R2 के finite automata के साथ represented by FA2, लिहाजा पहले मैंने finite automata 1 लिखा, फिर finite automata 2 बनाया, FA1 dot FA2. अगर मैं R2 dot R1 कर रहा होता तो फिर मैं पहले language 2 का DFA लिखता यहाँ पे और फिर मैं यहाँ पर language 1 का DFA बनाता. Since मेरा order of concatenation है R1 का DFA concatenated with R2 का DFA, लिहाजा सबसे पहले मैंने R1 का DFA बनाया, उसके बिल्कुल सामने मैंने जानबूझ के अंडरस्टैंडिंग के लिए सामने DFA 2 बनाया. ओके जी, अब थोड़ी सी हमने बिफोर वी गो ऑन टू दिस वर्किंग ऑफ द ट्रांजिशन टेबल, थोड़ी सी हमने इसकी लॉजिक को समझना है. देखिए मेरे पास इन दोनों DFAs को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, पहले DFA1 है और उस DFA1 के साथ में DFA2 को ज्वाइन कर रहा हूँ. यानी कि जब ये दोनों DFAs आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो मेरी इब्तदा होगी DFA1 की इनिशियल स्टेट से और मैं कहाँ जाकर एंड करूंगा DFA2 की फाइनल स्टेट पे. This will be after the concatenation, after joining these DFAs, my starting point would be the initial state of DFA1 and the ending point would be the final state of DFA2. So I will start from here and I will go to this final state of DFA2. अब क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कुछ ऐसा है कि मैं उसी तरह जैसे हम पहले ट्रांजिशन टेबल बनाते थे उसी तरह से ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा. हाँ, एक बात याद रखें कि क्योंकि यूनियन में हम कहते थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दिस DFA मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दिस DFA, दैट मीन्स के 2 into 3 6. मगर ये बात याद रखें कि कंकैटिनेशन करते वक्त ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं होता, यानी कि 2 multiplied by 3 equals to 6. ये कोई लाजमी नहीं है कि मेरे पास जब मैं कंकैटिनेशन करूं तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स 6 बने. ये इत्तेफाक है कि यहाँ पर टोटल स्टेट्स 6 ही बन रही हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी या लाजमी नहीं है. यूनियन के केस में ये पॉसिबल था, हमेशा मैक्सिमम स्टेट्स number of states of this DFA multiply with number of states of this DFA होता था, मगर in concatenation it is not like that. ओके जी, क्योंकि पहले ये DFA लिखा हुआ है, R1 वाला DFA है, concatenate हो रहा है R2 वाले DFA के साथ, लिहाजा मेरा starting point initial state of this DFA. तो मैंने Z1 जो बनाई, जो initial state है मेरी रिजल्टिंग DFA की, ये जो DFA बनकर सामने आएगा रिजल्टिंग DFA, इसकी मेरी इनिशियल स्टेट है Z1. तभी मैंने माइनस सिंबल इसके साथ डाल दिया जस्ट टू शो कि Z1 मेरी इनिशियल स्टेट है. ये Z1 किसके इक्वल रखी मैंने, मेरा जो कंकैटिनेशन का ऑर्डर है उसमें आने वाला जो पहला DFA जो कि ये है उसकी इनिशियल स्टेट के इक्वल रखी. तो Z1 को हमने इक्वल रखा X1 के. अब उसी तरह से हम रीड करेंगे. X1 पर जब मैं A रीड करता हूं तो मैं X1 पर ही रहता हूं. X1 पर जब मैंने A रीड किया तो मैं X1 पर ही रहा. ये कौन सी स्टेट है हम पहले देख चुके हैं, Z1 है, लिहाजा हमने नाम दे दिया Z1. ओके जी, अब इसी X1 पर जब मैं B रीड करता हूं
x1 पर जब मैं b रीड करता हूँ तो मैं चला जाता हूँ x2 पर। तो x1 पर जब मैंने b रीड किया तो मैं चला गया x2 पर। अब इस बात का आप ख्याल रखें कि यहाँ पर सिर्फ x2 नहीं आया बल्कि साथ में y1 भी आया। ऐसा क्यों है? जब भी आप का जो ऑर्डर है कंकेटिनेशन का उसमें जो पहला DFA है, जैसे ओवर हियर हमारे पास ये वाला DFA है, अब जब भी इसकी फाइनल स्टेट पे आओगे तो आप इसकी फाइनल स्टेट पर भी आ सकते हो क्योंकि आप आ गए हो इस पे, और एट द सेम टाइम आप जंप कर सकते हो टू द इनिशियल ऑफ द सेकेंड DFA। यानी कि जब भी मैं x2 पे आऊंगा मैं x2 तो लिखूंगा ही, साथ में मैं जंप करूंगा टू द इनिशियल ऑफ द सेकेंड DFA दैट इज y1 और इसको कॉम्बिनेशन में लिख लूंगा। दैट इज वाई जब x1 पर मैंने b रीड किया और मैं x2 पर आया तो ये फाइनल स्टेट है मेरे इस DFA की, सो आई नीड टू जंप टू द इनिशियल ऑफ द सेकेंड DFA एज वेल। लिहाजा मैंने कॉम्बिनेशन में लिख लिया x2 कोमा इनिशियल ऑफ द सेकेंड DFA y1। ओके जी, ये नई स्टेट बन गई, इसको हमने नाम दे दिया Z2। अब मेरे पास Z1 तो पहले ही हो चुकी है, ये Z1 ही थी। नेक्स्ट स्टेट क्या आई? Z2, मैंने Z2 यहाँ लिख दी, दैट इज x2 कोमा y1। सो इस x2 पर मैं a रीड करूंगा। x2 पर जब मैं a रीड करता हूँ मैं x1 पर जाता हूँ, लिहाजा मैंने यहाँ पर x1 लिख दिया। फिर y1 पर मैं a रीड करता हूँ, y1 पर ये रीड करता हूँ मैं y2 पे चला जाता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया y2। सो मेरे पास एक न्यू स्टेट आई x1 कोमा y2। ये स्टेट को मैंने नाम दे दिया Z3। आप ये देखें कि ना तो Z2 फाइनल थी ना ही ये Z3 फाइनल है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब तक कॉम्बिनेशन में Y3 नहीं आएगी, क्योंकि मेरा मकसद है यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पर आकर स्ट्रिंग को एंड करवाना, लिहाजा जब तक मेरे कॉम्बिनेशन में Y3 नहीं आएगी तब तक वो स्टेट फाइनल नहीं बन सकती। ना यहाँ पर Y3 है ना यहाँ पर Y3 है, लिहाजा ये फाइनल नहीं। अब हम x2 पर b रीड करते हैं। अब आप ये गौर से देखिए, x2 पर जब b रीड हुआ तो मैं x2 पर आया, तो मैंने x2 लिख दिया। लेकिन क्योंकि ये पहले DFA की फाइनल है, लिहाजा साथ ही मैंने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, तो मैंने x2 के साथ y1 भी लिखी, तो x2 कोमा y1 आ गया। अब मुझे इस y1 पर भी b को रीड करना है। y1 पर जब b को रीड करूंगा तो y1 पर ही रहूंगा। क्योंकि y1 ऑलरेडी लिखा जा चुका है इसलिए दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो आप कहोगे यहाँ पे होना चाहिए x2 कोमा y1, मगर क्योंकि y1 एक दफा आ गया है लिहाजा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो x2 कोमा y1 हमारे पास ऑलरेडी अकर हो चुका था। इसका क्या नाम था? Z2, हमने वही नाम दे दिया। ओके जी, नाउ वी आर लेफ्ट विद अ न्यू स्टेट Z3। तो हमने Z3 लिखी। Z3 इज x1 कोमा y2। तो अब पहले मैं x1 पर a रीड करता हूँ। x1 पर जब मैंने a रीड किया मैं x1 पर ही रहा, तो x1 हमने लिख दिया। y2 पर a रीड करता हूँ, y2 पर जब a रीड किया मैं y3 पर चला गया, तो मैंने y3 लिख दिया। अब द न्यू कॉम्बिनेशन इज x1 कोमा y3, जो कि पहले नहीं आया, लिहाजा न्यू स्टेट बनी, नाम दिया Z4। और क्योंकि इसमें y3 आया हुआ है लिहाजा ये Z4, इसके ऊपर आप प्लस ऑपरेटर डाल दें, ये Z4 फाइनल स्टेट है, हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। ओके जी, फिर हमने क्या किया, x1 पर b रीड किया। x1 पर जब हम b रीड करते हैं वी गो टू x2। क्योंकि x2 पहले DFA की फाइनल है लिहाजा साथ ही हम जंप करते हैं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। इसका मतलब ये हुआ कि जब x1 पर हमने x1 पर b रीड किया तो हम x2 पर आए, हमने x2 लिख दिया। साथ ही हमने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, हमने साथ में y1 भी लिख दिया।
फिर हमने y2 पर b रीड किया। y2 पर जब हम b रीड करते हैं हम y1 पर जाते हैं, क्योंकि y1 पहले ही लिखा गया है दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा इट विल बी x2, y1 जो पहले आ चुका है, वी कॉल इट z2। उसके बाद न्यू स्टेट हमारे पास आ गई z4। z4 इज x1, y3। तो अब हम x1 पर a रीड करेंगे। x1 पर जब हम a रीड करते हैं वी स्टे ऑन x1, तो वी स्टे ऑन x1। फिर y3 पर हम a रीड करते हैं, y3 पर हमने a रीड किया, हम y3 पर ही रहे, तो x1, y3 इज z4। x1 पर हमने b रीड किया, वी गो टू x2, क्योंकि ये पहले DFA की फाइनल है, सो वी जंप टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। तो हमने साथ में x2, y1 लिख दिया। x2, y1। x2, y1 कैसे आया? x2, y1 इसलिए आया कि जब हमने x1 पर b रीड किया तो हम x2 पर गए, तो हमने x2 लिखा, और क्योंकि ये पहले DFA की फाइनल है लिहाजा साथ ही हम जंप करके टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA y1, तो हमने यहाँ पर y1 लिख दिया। फिर y3 पर जब हमने b रीड किया तो हम y3 पर ही रहे, तो हमने साथ में y3 भी लिख लिया। ओके जी, अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है ये 2 स्टेट्स पे नहीं बेस कर रहा बल्कि 3 स्टेट्स पे बेस कर रहा है, x2, y1, y3। इस कॉम्बिनेशन में क्योंकि y3 आया है जो सेकंड DFA का फाइनल था, लिहाजा ये जो स्टेट z5 है जो न्यू स्टेट बनी है, इट शुड बी फाइनल। हम देख सकते हैं हमने इसको फाइनल बनाया। ओके जी, नेक्स्ट स्टेट आ गई z5। z5 इज x2, y1, y3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट्स, यानी कि मैं x2 पर भी a रीड करूंगा, मैं y1 पर भी a रीड करूंगा, मैं y3 पर भी a रीड करूंगा। तो जब मैंने x2 पर a रीड किया तो मैं कहाँ गया? x1 पर, मैंने x1 लिख दिया। फिर y1 पर जो मैंने a रीड किया मैं कहाँ गया? y2 पर, मैंने y2 लिख दिया। फिर y3 पर जब मैंने a रीड किया मैं y3 पर ही रहा, मैंने y3 लिख दिया। x1, y2, y3 ये मेरे पास न्यू स्टेट आई है, पहले नहीं आ चुकी, हमने इसको नाम दे दिया z6। इट शुड ऑल्सो बी फाइनल क्योंकि इसमें y3 आया। ओके जी, फिर मैंने x2 पर b रीड किया, x2 पर जब b रीड किया तो मैं x2 पर आया जो कि पहले DFA की फाइनल है, सो आई जंप टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, लिहाजा मैंने कॉम्बिनेशन में x2, y1 लिख दिया। फिर y1 पर मैंने b रीड किया, y1 पर जब b रीड करूंगा y1 पर रहूंगा, y1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फिर y3 पर मैंने b रीड किया, तो y3 पर जब b रीड किया y3 पर रहा, मैंने y3 लिख दिया। x2, y1, y3 is z5, so we have given the name z5। हमारे पास न्यू स्टेट कौन सी है? z6। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। देखें, ये जो z6 है, इस z6 को आप देखें, ये 3 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, x1, y2 और y3। अब इसमें ये जो x1 और y2 है, x1 और y2 है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ देखें x1 और y2, हमें पता है x1, y2 वाला जो कॉम्बिनेशन था, a आए तो ये रिजल्ट आता है, b आए तो ये रिजल्ट आता है। लिहाजा अभी मैं क्या करूंगा, बजाय इसके कि मैं x1 पर a रीड करूं फिर y2 पर भी a रीड करूं, मुझे पता है x1 पर a आएगा क्या होगा, y2 पर a आएगा क्या होगा। कहाँ से पता है? यहाँ से पता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्किंग कर चुका हूँ। मुझे पता है x1, y2 पर जब a आया था, x1, y2 सबसेट है ना ये, बेसिकली ये जो 3 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, इन 3 में x1, y2 यही है जो ये वाला है। तो इसका रिजल्ट आप देख लो, इसका रिजल्ट क्या था? x1, y3। तो मैंने यहाँ लिख दिया x1, y3। x1, y2 के ऊपर जब a आया तो रिजल्ट आ गया x1, y3। अब ये जो y3 है, इसको मैं देख लेता हूँ कि इस y3 पर जब a आता है तो क्या होता है? y3 ही आता है, क्योंकि y3 पहले लिखा गया था, लिहाजा हम दोबारा नहीं लिख रहे, और x1, y3 विल बी द फाइनल रिजल्ट जो कि z4 है।
आप इसको चेक भी कर सकते हो कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था उस तरह आपने किया, इसको इस कॉम्बिनेशन को यहाँ से देखा और इसका रिजल्ट लिखा। अगर आप डायरेक्टली भी करो प्रॉपर वे जो है, तो उसमें क्या करना है, आपने x1 पर a रीड किया, x1 पर आपने a रीड किया, आप x1 पर रहे, आपने x1 लिख दिया। y2 पर आपने a रीड किया, आप y3 पर चले गए, आपने y3 लिख दिया। y3 पर आपने a रीड किया, y3 पर ही रहे, तो y3 ऑलरेडी लिखा हुआ था। सो दिस विल बी द रिजल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, Z4। अब सेम गोज ओवर हियर, x1, y2 ये वाला, इस पर जब b आता था तो रिजल्ट क्या आता है, x2, y1। तो ये तो आंखें बंद करके आप लिख लो x2, y1। फिर आप देखो y3 पर b आए तो क्या होता है, y3 पर b आए तो y3 पे रहते हो, तो आप y3 पे लिख लो। x2, y1, y3 is z5, so this is z5। लिहाजा as you can see that कि आपके पास टोटल कितनी स्टेट्स बनी हैं, आपके पास टोटल 6 स्टेट्स बनकर सामने आई। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि रिमेंबर वन थिंग, जो मैंने पहले भी कही थी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ स्टेट्स ओवर हेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टेट्स ओवर हेयर, ये हम टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम यूनियन के केस में। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6, तो यूनियन करते वक्त मैक्सिमम स्टेट्स मेरे पास ट्रांजिशन टेबल में 6 बनेंगी। कंकैटिनेशन में ये कोई रूल नहीं है कि आप इन स्टेट्स को मल्टीप्लाई करो इनके साथ और आपके पास जो रिजल्ट आए वो मैक्सिमम स्टेट्स बने। इत्तेफाक से यहाँ पर 6 बनी हुई हैं, मगर ये इत्तेफाक है, ये 6 से कम भी हो सकती थी और ये 6 से कहीं ज्यादा भी हो सकती थी। सो रिमेंबर कि आपने ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना कंकैटिनेशन में कि नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द सेकंड डीएफए। दैट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन यू आर डूइंग द कंकैटिनेशन। एक और बात याद रखिएगा, हमारे पास सपोज वर्किंग के दौरान जैसे x2, y1, y3 आया, सपोज वर्किंग के दौरान मेरे पास इसके बाद दोबारा कोई स्टेट आ जाती है जिसमें लिखा हो y3, x2, y1, यानी कि यही 3 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन हो, सिर्फ इनकी तरतीब आगे पीछे हो, तो आपने नाम नहीं बदल देना। अगर मेरे पास सपोज आता है y1, y3, x2, तो वो बेसिकली कोई नई स्टेट नहीं होगी, बल्कि वो यही z5 होगी। सिर्फ इन स्टेट्स की तरतीब चेंज हुई है, इनकी पोजीशंस चेंज हुई हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन स्टेट्स वही हैं, लिहाजा नेम ऑफ दैट रिजल्टिंग स्टेट शुड नॉट बी चेंज्ड। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ओके जी, हमने क्या किया, हमने ये ट्रांजिशन टेबल बन गया, हमने इस ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंगली अपने पास यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया। अब फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे पास क्या है, इनिशियल स्टेट z1 है, लिहाजा इनिशियल स्टेट बनाई z1 जो कि माइनस से शो हो रही, और फिर जितनी भी स्टेट्स हैं जिनमें y3 आ रहे हैं उन सबको हमने फाइनल बना दिया, यानी कि z4 भी फाइनल है, z5 भी और z6 भी, z4 भी फाइनल है, z6 भी और z5 भी। अब हमने z1 पर जब a रीड किया तो हम z1 पर ही रहे थे, लिहाजा हमने z1 पर a का लूप लगा दिया। z1 पर हमने जब b रीड किया हम z2 पर आए, लिहाजा हम z1 से z2 पे आ गए। z2 पर हमने जब a रीड किया हम z3 पर गए, a रीड किया हम z3 पर गए। z2 पर हमने b रीड किया, हम z2 पर ही रहे, तो हमने लूप बैक कर लिया। फिर z3 पर जब a रीड हुआ z4 पर गए, z3 पर a आया, वी मूव टू z4, z3 पर b आया, वी मूव टू z3, तो z4 सॉरी वी मूव टू z2, तो z3 पर जब b आया वी मूव टू z2, z4 पर जब a आया वी स्टेड ऑन z4, तो z4 के ऊपर a का लूप है। फिर z4 पर जब b आया वी मूव टू z5, तो जब b आया वी मूव टू z5। फिर z5 पर a आया हम z6 पर गए, z5 पर a आया हम z6 पर गए, z5 पर b आया वी स्टेड ऑन z5। फिर z6 पर जब a आया वी मूव टू z4, जब a आया वी मूव टू z4, और z6 पर जब b आया वी मूव टू z5, जब b आया तो मूव टू z5। So this will be the resulting DFA that will be corresponding to the concatenation of regular expression R1
डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन R2। आप अगर R2 डॉट R1 करते तो फिर पहले ये DFA आता ऑर्डर में, कंकेटिनेशन के ऑर्डर में पहले ये DFA आता और फिर ये DFA आता। तो ये दोनों में R1 डॉट R2 में और R2 डॉट R1 में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अगर मैं R2 डॉट R1 करता, जो कि मैं चाहूंगा कि आप घर में अपनी प्रैक्टिस के लिए इन्हीं दो DFAs को लेते हुए R2 डॉट R1 करो, तो आप अकल का अगर थोड़ा सा यूज करो तो यू कैन गेट एन आइडिया कि आपके पास अगर R2 डॉट R1 है, यानी कि दिस DFA डॉट दिस DFA, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियल स्टेट ऑफ दिस DFA एंड एंडिंग पॉइंट है फाइनल स्टेट ऑफ दिस DFA। उस केस में आपका Z1 would not be equal to X1 but would be equal to Y1। और आप जब भी Y3 पर आओगे, आप जंप करोगे टू द इनिशियल ऑफ दिस DFA X1। वही काम जो अभी आप कर रहे थे, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ ऑर्डर चेंज है, ये DFA पहले है और ये DFA बाद में है, तो डेफिनेटली रिजल्ट विल ऑलवेज बी चेंज। दैट इज व्हाई वी से कि R1 डॉट R2 इज नॉट इक्वल टू R2 डॉट R1। आई होप कि आपको ये कंकेटिनेशन का मेथड समझ आ गया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली इससे रिलेटेड मजीद एग्जांपल्स भी करेंगे, सो यू कैन गेट बेटर आइडिया ऑफ इट। ओके जी, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक फर्दर वेरिएशन है कंकेटिनेशन के केस में। आप एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखो, देखो इन दोनों DFAs में इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं है। इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं है, दैट मीन्स लैम्डा एक्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पर भी लैम्डा एक्सेप्ट नहीं होता। अब हम एक न्यू वेरिएशन देख रहे हैं और उस न्यू वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो DFA है, हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो ये दो हैं। एक ये लैंग्वेज है जिसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया, R1 इज द रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड दिस इज दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। इस लैंग्वेज को आप L1 बोल दो, इसके FA को फाइनाइट ऑटोमेटा FA1 बोल दो, दिस इज FA1। नाउ दिस इज R2 एंड दिस इज FA2। ये R1 कौन सी लैंग्वेज है? अगर आप इसको और से देखें तो ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें आपके पास टोटल जो जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं, हर एक स्ट्रिंग की लेंथ इवन है, हर एक स्ट्रिंग की लेंथ इवन है, यानी कि या तो लेंथ 0 होगी या लेंथ 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी एंड सो ऑन। यहाँ पर जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स की रेगुलर एक्सप्रेशन है, यानी कि इस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी उन सब की लेंथ ऑड होगी, यानी या लेंथ 1 होगी या लेंथ 3 या 5 या 7 या 9 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, R1 के लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया, R2 के लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया, क्योंकि R1 जो है ये इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करती है और इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग विद लेंथ 0 भी आती है। स्ट्रिंग विद लेंथ 0 का मतलब है लैम्डा, तो इस लैंग्वेज में लैम्डा भी एज अ वर्ड आता है। इस वजह से हमने जब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया तो हमने इनिशियल को फाइनल बनाया ताकि हम लैम्डा को इनकॉर्पोरेट कर सकें, लैम्डा को हैंडल कर सकें। So in this particular finite automata we can see that कि lambda is being accepted। कैसे? क्योंकि हमारी initial भी final है, which is the indication कि lambda भी इस language में accept होता है। ओके जी, अब मैं वही काम करने लगा हूँ R1 डॉट R2, यानी कि मेरे जो ऑर्डर है कंकेटिनेशन का उसमें ये फाइनाइट ऑटोमेटा पहले आ रहा है और ये फाइनाइट ऑटोमेटा बाद में आ रहा है। This language dot this language। So मेरा जो starting point होगा that would be the initial state of this DFA, यानी कि X1,
और मेरा एंडिंग पॉइंट होगा फाइनल स्टेट ऑफ दिस DFA यानी कि Y2। अब यहाँ पर जो गौरतलब बात है, जब मैंने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाया, जो कि बड़ा सिंपल सा ट्रांजिशन टेबल है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 2 बनती हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे रिजल्टिंग DFA में जो इनिशियल स्टेट है, जिसको मैंने Z1 बोला है, Z1 माइनस साइन, यानी कि दिस इज द इनिशियल स्टेट। अब मेरी Z1 को पहले DFA का, जो ऑर्डर में पहला DFA है, इसकी इनिशियल स्टेट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि Z1 शुड बी इक्वल टू X1। मगर यहाँ पर तो Z1 इक्वल है कॉम्बिनेशन के X1, Y1। ऐसा क्यों है? देखें, वही लॉजिक जो हमने पहले अप्लाई की थी। आपने Z1 को, जो कि इनिशियल स्टेट है, इक्वल कर दिया X1 के। अब ये X1 मेरे ऑर्डर में आने वाला जो पहला DFA है, ये वाला, इसकी फाइनल स्टेट भी तो है। ये प्लस सिंबल यही शो कर रहा है ना, ये पहले DFA की फाइनल स्टेट भी है। हम कहते हैं, हम जब भी ऑर्डर में आने वाला जो पहला DFA है, उसकी फाइनल स्टेट पर पहुंचते हैं, तो हम जंप करते हैं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। तो क्योंकि हम स्टार्ट में ही, जब हमने स्टार्ट लिया, हम इनिशियल स्टेट Z1 पर हैं और हमने स्टार्ट लिया X1 से, जो कि पहले DFA की इनिशियल है, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि खाली इनिशियल ही नहीं है, बल्कि ये पहले DFA की फाइनल भी है, लिहाजा साथ ही जंप कर जाओ Y1 के ऊपर। दैट इज वाई मेरे पास Z1 जो है इनिशियल स्टेट, वो कॉम्बिनेशन है X1, Y1। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। सो X1 पर जब A रीड हुआ, कहाँ गया? X2 पर, मैंने X2 लिख दिया। Y1 पर जब A रीड हुआ, कहाँ गया? Y2 पर, तो मैंने Y2 लिख दिया। X2, Y2 जो कॉम्बिनेशन आया, क्योंकि उसमें Y2 सेकंड DFA की फाइनल है, लिहाजा ये जो Z2 स्टेट बनी, इट शुड बी फाइनल। ओके जी। फिर X1 पर जब मैंने B रीड किया, मैं X2 पर गया। Y1 पर जब मैंने B रीड किया, मैं Y2 पर गया। तो मेरे पास रिजल्ट आया X2, Y2। X2, Y2 कौन सी स्टेट है? यही स्टेट है, हमने क्या नाम दिया? Z2। सो वी हैव गिवन इट Z2। नेक्स्ट स्टेट क्या बनी? Z2, जो कि फाइनल है, क्योंकि इसमें Y2 सेकंड DFA का फाइनल आ रहा था, तो हमने Z2 लिख ली। अब X2 पर जब मैं A रीड करता हूँ, अब ये देखिए, X2 पर जब मैं A रीड कर रहा हूँ, तो मैं X1 पर जा रहा हूँ, जो पहले DFA की फाइनल है, यानी कि जो ही मैं X2 पर A रीड करूंगा, मैं X1 पर तो जाऊंगा ही, साथ में मैं जंप कर जाऊंगा Y1 पर भी। तो X1, Y1 मैंने लिख दिया। अब Y2 पर जब मैंने A रीड किया, तो मैं Y1 पर जा रहा हूँ, क्योंकि Y1 पहले का लिखा हुआ है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली X2 पर मैंने B रीड किया। X2 पर जब B रीड किया, मैं X1 पर आया, जो पहले DFA की फाइनल भी है, सो मैं जंप कर गया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। तो मेरे पास X1, Y1 आ गया। फिर मैंने Y2 पर B रीड किया। Y2 पर जब B रीड करता हूँ, Y1 पर आता हूँ, क्योंकि Y1 पहले का लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत। तो मेरे पास क्या आया? X1, Y1, जो कि कौन सी स्टेट है? Z1। तो हमने वही नाम दे दिया Z1, और उसके बाद हमने इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए अपना फाइनल DFA बना लिया। इस नोट्स में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर Y1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर Z1 होना चाहिए, ये वाला, और यहाँ पर Z2 होना चाहिए। तो मेरा फाइनल रिजल्ट ये आएगा आफ्टर द कंकैटिनेशन ऑफ these two DFAs। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि व्हाट इफ कि ये फाइनल ना होती, ये सिंपली इनिशियल होती, और ये फाइनल होती, फिर क्या रिजल्ट आता? और व्हाट इफ कि ये इनिशियल भी है, फाइनल भी है, और ये भी इनिशियल होती और साथ में फाइनल होती, फिर क्या रिजल्ट आता? ये फर्दर कुछ वेरिएशंस हैं कंकैटिनेशन की, इनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी लुकिंग एट देम। अभी तक मैं चाहूँगा कि आप ये जो 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखी हैं, आप इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इनको समझो, और इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लेक्चर के दौरान पूछें।
इन्हीं से रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे अपने अगले लेक्चर में, और इनके साथ साथ वो जो अभी दूसरी वेरिएशंस, 2 वेरिएशंस जिनकी मैंने अभी बात की कि अगर ये इनिशियल हो और ये इनिशियल और फाइनल हो तो रिजल्ट क्या आएगा, कंकेटेनेशन कैसे होगी, और अगर ये भी इनिशियल फाइनल हो और ये भी इनिशियल फाइनल हो तो रिजल्ट क्या आएगा। इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द कमिंग लेक्चर, और आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जो चीज़ ना समझ आए, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ओवर एन ईमेल, ओवर अ टेलीफोन कॉल, ओवर व्हाट्सएप, और ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग जो हमारी एमएस टीम्स पे टाइमिंग्स हैं जिनमें हमने प्रॉब्लम्स अपनी जो हैं उनको डिस्कस करना है इस कोर्स से रिलेटेड, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी वी कैन डिस्कस देम ओवर देयर एज वेल। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।